1991 एक साल जिसने इंडिया की इकोनॉमी का डीएनए ही बदल दिया। 1991 में इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था और यहीं से इंडिया की इकोनॉमी में एक नया अध्याय जुड़ता है। पर आज 30 साल बाद एक सवाल फिर से खड़ा हुआ है, क्या कोविड 2020 के बाद जो कुछ भी हुआ वो 1991 से बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है? आज हम अपने फ़ोन्स में ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, विदेश से कंपनियां भारत आ रही हैं, मिडिल क्लास प्रेशर में है और जॉब्स के अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये सब अचानक से हुआ? नहीं, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। आज हम भारत की इकोनॉमी को न्यूज़ की हेडलाइंस की तरह नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से जोड़ के समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे, पहला, 1991 में आखिर हुआ क्या था। दूसरा, 2020 के बाद फंडामेंटली क्या बदला। और एंड में आप खुद डिसाइड कर पाओगे ये शिफ्ट 1991 से बड़ा है या फिर 1991 ही हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नमस्कार, मैं हूं सोमेश पाठक और आप देख रहे हैं द्रव्य। नाइनटीन 1991 सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक इमरजेंसी मूवमेंट था। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत के चॉइस नहीं थे बल्कि हमारी मजबूरी थी। हम अगर बात करें कि 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, तो उस समय सरकार हर इंडस्ट्री को खुद कंट्रोल करती थी। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे थे और एक्सपोर्ट्स नाम मात्र के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो था और उस समय लाइसेंस राज चलता था। और फिर आता है क्राइसिस का साल 1991। सरकार इस साल 1991 में डेफिसिट फेज से जूझ रही थी, यानी कि सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा था और इनकम बहुत ज़्यादा लो। उस समय भारत के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ही फॉरेन रिजर्व बचा था, मतलब कि बाहर से तेल इंपोर्ट करने के पैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म थे। उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस कठिन स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार को अपना करीब 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, जिसके बदले में हमें $2.2 बिलियन लोन मिला। और इस लोन के साथ ही आया 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो 3 पिलर्स पर बेस्ड था: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम आज LPG रिफॉर्म भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इस LPG रिफॉर्म से क्या बदलाव आए। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और लाइसेंसों को रद्द किया गया और इसके साथ ही लाइसेंस राज खत्म हुआ। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र या कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के भूमिका को कम किया गया और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को पावर मिली। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसमें फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी दी गई, इंडिया की मार्केट को ओपन किया गया और इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में जुड़ गया। इस रिफॉर्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला, नई जॉब्स, नई टेक्नोलॉजी और नए ब्रांड्स, और इसके साथ ही मिडिल क्लास को राइज मिला। लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है कि 1991 का इम्पैक्ट स्लो और ग्रेजुअल था। छोटे शहरों और गांवों में बदलाव आने में दशकों लग गए। अब आते हैं 2020 पर। इस बार गलती इंडिया की नहीं थी, ये ग्लोबल क्राइसिस था और कोविड का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ा। पूरे देश में लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए, सप्लाई चेन्स टूट गई, डिमांड क्रैश। चाइना पर से दुनिया का ट्रस्ट हिल चुका था। ये कोई नॉर्मल क्राइसिस नहीं था, ये था सिस्टम लेवल शॉक। ऑफिसेस बंद हो गए, जॉब्स ऑनलाइन होने लगी और पेमेंट्स डिजिटली होने लगे। और यहीं से नया इकोनॉमिक फेज स्टार्ट होता है। इस बार इंडिया IMF के पास नहीं गया, इस बार के रिफॉर्म्स कोई मजबूरी नहीं थे। इस बार फोकस था लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पर और यही है सबसे बड़ा फर्क। अब आते हैं कोर ट्रांसफॉर्मेशन पर। 1991 में भारत फाइनेंशियल कोलैप्स के दबाव में रिफॉर्म करता है और 2020 में भारत हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा होता है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि 2020 के बाद जो बदलाव आए वो ना तो हेडलाइन रिफॉर्म्स थे और ना ही ओवरनाइट रिवॉल्यूशन। ये थे साइलेंट शिफ्ट्स जो धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी की डायरेक्शन को बदल रहे हैं। अगर 1991 से 2019 तक
भारत की कुछ पहचान रही तो वो थी सर्विसेज इकोनॉमी की। आईटी, बीपीओ, सॉफ्टवेयर, भारत दुनिया को सर्विसेज दे रहा था और उधर चाइना बन चुका था फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर बात करें कि भारत फैक्ट्री क्यों नहीं बन पाया, तो इसका सबसे प्रमुख कारण था हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा महंगे थे और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वीक, और इन्हीं कारणों की वजह से फॉरेन कंपनीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती थी। लेकिन 2020 के बाद गेम बदलने लगा। कोविड ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सिर्फ एक देश पर डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक होती है। चाइना में अगर फैक्ट्री बंद होती है तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ही टूट जाती है, और यहीं पर जन्म होता है चाइना +1 स्ट्रैटेजी का। मतलब कि चाइना तो फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा एक और देश ऑप्शन के रूप में रहना चाहिए जहां से समय पर सप्लाई मिल सके। अब बात करते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पुश की। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ नारे नहीं दिए बल्कि इंसेंटिव्स भी दिए। पहला, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा, मोबाइल असेंबलिंग। और चौथा, डिफेंस प्रोडक्शन। जिसका रिजल्ट आया कि आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। डिफेंस इक्विपमेंट्स का लोकल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हर साल 20% प्लस रेट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये 1991 से बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1991 के बाद हमने मार्केट खोला था और 2020 के बाद हम कैपेसिटी बना रहे हैं। अब एक बहुत फंडामेंटल बदलाव, इस सिस्टम का नाम है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सवाल ये कि DPI क्या है? तो आधार, UPI, GST और डिजीलॉकर ये प्राइवेट ऐप्स नहीं हैं, ये स्टेट बैक्ड डिजिटल रेल्स हैं जिन पर पूरी इकोनॉमी चल रही है। UPI के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो UPI ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है, कैश डिपेंडेंसी को घटाया है और इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा है और डाटा बेस्ड गवर्नेंस को पॉसिबल बनाया। अब आते हैं इकोनॉमिक मॉडल के कोर पर। पहले बहस सिंपल थी, या तो सोशलिज्म या फिर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या समाजवाद। लेकिन 2020 के बाद भारत एक तीसरा रास्ता अपना रहा है। अब इस न्यू मॉडल में स्टेट क्या करती है? स्टेट हाईवेज बनाती है, रेलवेज को मॉडर्नाइज करती है, पोर्ट्स को डेवलप करती है, डिफेंस कॉरिडोर्स तैयार करती है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और अब समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है। प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज चलाता है, सर्विसेज देता है और इनोवेशंस करता है। मतलब सिंपल है, स्टेट फाउंडेशन बनाती है और प्राइवेट सेक्टर उस पर ग्रोथ करता है। ये मॉडल ना तो प्योर सोशलिज्म है और ना ही अनियंत्रित कैपिटलिज्म। ये हाइब्रिड मॉडल भारत के लिए एकदम नया है। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच, ग्रोथ नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ें अनइवन हैं। यहाँ गिग इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ी है, प्लेटफॉर्म जॉब्स बढ़े हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी अनइवन है और इनफॉर्मल वर्कर्स वल्नरेबल हैं। 1991 में चैलेंज था जॉब क्रिएट करना, और 2020 के बाद चैलेंज है जॉब क्रिएट करना प्लस जॉब्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। 1991 में भारत की स्थिति एकदम क्लियर थी। फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और IMF से लोन लेना हमारी मजबूरी थी। इंडिया को उस समय कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ा। भारत उस दौर में नेगोशिएशंस नहीं कर पाता था, भारत उस समय कंप्लायंस करता था। अब बात 2025 की करें तो इंडिया अब भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन पोजीशन अब बदल चुकी है। इंडिया अब एक लार्ज मार्केट है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत अब सप्लाई चेन्स का एक अहम हिस्सा है और जियोपॉलिटिकल बैलेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहीं पर माइंडसेट शिफ्ट आता है। आज का भारत रूल्स पर नेगोशिएट करता है, अपनी कंडीशंस को रखता है और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर डील करता है। G20 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का ग्रुप है। अगर हम इंडिया की G20 लीडरशिप के रोल की बात करें तो 2023 में इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया, ग्लोबल साउथ को टेबल पर बैठाया और डेवलपमेंट, डेट रिलीफ, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दे उठाए। ये सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि ये सिग्नल था कि इंडिया सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि एजेंडा सेटिंग इकोनॉमी बन रहा है। अब बात आती है कि ग्लोबल साउथ वॉइस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझिए कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका
और साउथ एशिया। ये पॉपुलेशन वाइज तो बहुत ज़्यादा है, बट इनकी वॉइस ट्रेडिशनली कमज़ोर रही है। इंडिया खुद ही डेवलपिंग कंट्री रहा है, इसलिए क्रेडिबिलिटी है। आज इंडिया ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। डेथ क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी एक्सेस जैसे मुद्दे उठाता है। इससे इंडिया को डिप्लोमेटिक कैपिटल मिलता है, ट्रेड पार्टनरशिप्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रस्ट बना रहता है। आज ग्रोथ सिर्फ फैक्ट्री से नहीं आती, बल्कि स्ट्रांग पार्टनरशिप से आती है। इंडिया ने पैरेलल रिश्ते बनाए हैं, यूएस के साथ टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड और सस्टेनेबिलिटी, और मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स, और वहीं इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंस। ये सारे अलायंसेस आइडियोलॉजिकल नहीं हैं, ये सारे ही इंटरेस्ट बेस्ड हैं, और यही मैच्योर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। अब फॉरेन पॉलिसी का मतलब बदल चुका है। पहले जो फोकस सिर्फ पॉलिटिकल अलाइनमेंट पे था, अब वो सप्लाई चेन्स, ट्रेड कॉरिडोर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और टेक्नोलॉजी एक्सेस पर बेस्ड है। इसलिए आज जितनी ही अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होगी, उतना ही बेहतर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये शिफ्ट पावरफुल है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं। नेगोशिएशन पावर तभी रहती है जब डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग हो। मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्स और जॉब्स अगर कमज़ोर हुए तो ग्लोबल वॉइस भी कमज़ोर ही पड़ेगी। ग्लोबल पोजीशन को अर्न किया जाता है, डिक्लेयर नहीं। नाइनटीन 1991 में भारत के पास चॉइस नहीं थी। देश के पास ना पैसा था और ना ही टाइम, और गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 2025 में भारत के पास चॉइस है, इसलिए क्राइसिस से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 1991 में भारत सर्वाइवल मोड पे था, और आज हमारा भारत स्ट्रेटेजिक मोड पे है। 1991 में भारत ने मार्केट खोला ताकि इकोनॉमी बच सके, और 2025 में भारत सिस्टम बना रहा है ताकि इकोनॉमी टिक सके, और यही है सबसे बड़ा फ़र्क। तो वर्डिक्ट है कि 1991 ने भारत को कोलैप्स से बाहर निकाला, और 2025 ने भारत को ग्लोबल टेबल पर स्थायी सीट दिलाने की कोशिश की है। तो अब सवाल आता है, क्या ये एक परफेक्ट मॉडल है? तो जवाब है नहीं। इनइक्वालिटी अब भी है, जॉब्स की क्वालिटी अनइवन है, और इनफॉर्मल सेक्टर वल्नरेबल है। लेकिन फ़र्क यह है कि आज भारत रिएक्टिव नहीं है, आज भारत अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ कर रहा है। हिस्ट्री को हम अक्सर डेट्स और इवेंट्स में बांध देते हैं, लेकिन असल हिस्ट्री हर जनरेशन खुद लिखती है। 1991 की जनरेशन ने इकोनॉमी को बचाया, और अब 2025 और उसके आगे की जनरेशन को इकोनॉमी को बैलेंस करना है और उसे और ऊपर ले जाना है। ग्रोथ के साथ जस्टिस और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ग्रोथ अगर सब तक ना पहुंची तो वो स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्ट्रेस बन जाती है, और सिस्टम अगर स्ट्रांग हुआ तो स्लो डाउन भी टेम्पररी हो जाता है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर्स को डिसाइड करती है। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी सिर्फ जीडीपी नहीं, हम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, 1991 का रिफॉर्म ज़्यादा टफ था या फिर 2025 का ट्रांजिशन ज़्यादा रिस्की है। मिलते हैं अगले द्रव्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।